तो यहाँ से शुरू करना है, सुंगा डायनेस्टी से। और आउटसाइडर्स रूलर्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अब हम इंडियंस को डिस्कस करेंगे। पुष्यमित्र शुंग किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ इन 185 BC। यहाँ तक हमने छोड़ा था मौर्यन एम्पायर के बाद, अशोका जो हमने पढ़ा था उसके बाद, कि ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये इन्हीं का एक मिनिस्टर था। ठीक है, उसने मिनिस्टर ने इनको क्या कर दिया था, बृहद्रथ को मार दिया था और सुंगा डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट कर दी थी। देखो, सुंगा डायनेस्टी इट वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंगा इन 185 BC। इसे 185 BC में पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा फाउंड किया गया था। ही वाज ए स्टोन्स हिंदू, वो कट्टर हिंदू था, ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण था ये। इट इज सेड दैट ही डिस्ट्रॉयड मैनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। ऐसा कहा जाता है कि उसने बहुत सी बौद्ध मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। इन सांची एंड विदिशा, सांची और विदिशा में बौद्ध मोनास्ट्रीज जो थी उनको नष्ट कर दिया। लेटर ऑन, इसके बाद ही मेड विदिशा एज द कैपिटल ऑफ सुंगा। उसने विदिशा को सुंगा की कैपिटल बना दिया था। ठीक है, इनको नष्ट करने के बाद ही रिसीव्ड द वैदिक प्रैक्टिक, रिवाइव्ड, रिसीव नहीं है, रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना, फिर से उसमें लेके आना। द वैदिक प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, उसने वैदिक प्रैक्टिसेस को और रिचुअल्स को फिर से शुरू कर दिया था। ही कंडक्टेड वन अश्वमेधा यज्ञ, उसने एक अश्वमेध यज्ञ को कंडक्ट किया था, आयोजन किया था। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ दिस यज्ञ आर मेंशन इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन। इस यज्ञ की जो डिटेल्स है, विवरण जो है वो अयोध्या इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया, अयोध्या अभिलेख में मेंशन किया गया है। 3 प्रकार के यज्ञ होते थे जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ एंड क्या, एक और यज्ञ था, नहीं बताओ, घोड़े को बांध करके छोड़ देते थे, वो तो अश्व हो गया, अश्व का मतलब घोड़ा हो गया। एक राजसूय यज्ञ हो गया। ठीक है, एक और यज्ञ होता था, कौन सा यज्ञ था वो, वाजपेयी यज्ञ, जो तीसरा था वो वाजपेयी यज्ञ। आगे देखो क्या है, जो अश्वमेध यज्ञ जो इसने पुष्यमित्र शुंग ने कंडक्ट किया था, उसकी जो जानकारी है वो अयोध्या इंस्क्रिप्शन में, अयोध्या अभिलेख में। पतंजलि वाज द हेड प्रीस्ट ऑफ द शुंगाज। शुंगा का जो मुख्य जो प्रीस्ट था, पुजारी जो था, वो पतंजलि था। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही रोट ए बुक योगा सूत्र। पतंजलि ने इस समय योगा सूत्र किताब लिखी, विच इस्टेब्लिश्ड योगा फिलोसॉफी, जिसने योगा फिलोसॉफी की स्थापना कर दी, दर्शन शास्त्र की। ही आल्सो रोट ए वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत ग्रामर बुक, महाभाष्य। इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत की ग्रामर की, व्याकरण की किताब लिख दी थी जिसका नाम है महाभाष्य, विच वाज बेसिकली कमेंट्री अपॉन पाणिनीज अष्टाध्यायी। जो मुख्य रूप से पाणिनि जो ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी उसके ऊपर कमेंट्री है। ठीक है, टिप्पणी की गई है। ही वाज फॉलोड बाय हिज सन अग्निमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंग जो है उसको अग्निमित्र शुंग के द्वारा फॉलो किया गया, मतलब उसका उत्तराधिकारी था अग्निमित्र शुंग। ठीक है, हुज लव अफेयर विद प्रिंसेस ऑफ विदिशा मालविका, जिसका जो प्रेम संबंध है, जो विदिशा की जो राजकुमारी है उसका नाम मालविका था, इज मेंशन इन हिस्टोरिकल वर्क ऑफ कालिदास आज मालविका अग्निमित्र। ठीक है, जिसका जो लव अफेयर है वो हिस्टोरिकल, जो कालिदास का जो हिस्टोरिकल वर्क है उसमें मेंशन किया गया, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र किसने लिखी, कालिदास ने लिखी। पतंजलि ने योग सूत्र और महाभाष्य लिखी थी। मालविका अग्निमित्र में क्या क्या है, मालविका अग्निमित्र में मालविका का और अग्निमित्र का जो प्रेम संबंध है उसके बारे में टिप्पणी की गई, लिखा गया, कुछ कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। द नेक्स्ट रूलर, अगला जो रूलर था वो सुमित्र शुंग, नॉट ओनली एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, उसने न केवल बौद्ध धर्म को अपना लिया बट आल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द बुद्धिस्ट स्तूपा, जिसने बुद्धिस्ट जो स्तूपा से उनको रिकंस्ट्रक्टेड किया, एंड मोनास्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्टेड किया, पुनरुद्धार किया उनका, फिर से बनाया। डेस्ट्रॉयड बाय पुष्यमित्र शुंग, जिनको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग का जो लव अफेयर है विदिशा की प्रिंसेस मालविका के साथ, जो मालविका अग्निमित्र में है। ठीक है, और उसने स्टोन सिंधु था, कौन, पुष्यमित्र शुंग, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को उसने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, और उसका जो हेड प्रीस्ट था वो पतंजलि था। ये बुक वगैरह इसने लिखी है, महाभाष्य, योगा सूत्र। ठीक, तो अगला जो था शासक पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग के बाद वसुमित्र शुंग। ठीक है,
उसने न केवल बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, बल्कि जो उसके दादा के द्वारा जो कुछ तोड़ा गया था, उसने क्या कर दिया था, रिकंस्ट्रक्टेड कर दिया था। ठीक है, कंपनसेशन कर दिया था उसका। ड्यूरिंग द एंड रूल ऑफ द सुंगा, सुंगा के जो शासन था, शासनकाल के अंतिम समय में, अ ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस, एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस नाम का, केम टू इंडिया, भारत आ गया था। कौन आ गया था? हेलियोडोरस भारत आ गया था। विद हिम, उसके साथ, हेलियोडोरस के साथ, लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। उसके साथ साथ जो बहुत से फॉरेनर्स जो आए थे, विदेशी जो आए थे, कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वसुदेव कन्वा। ठीक है, वसुदेव कन्वा के प्रभाव में आकर के बहुत से विदेशी जो हेलियोडोरस के साथ आए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिए थे। हेलियोडोरस इरेक्टेड अ पिलर एट विदिशा। हेलियोडोरस ने विदिशा में एक पिलर को इरेक्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब एक पिलर उसने विदिशा में स्टैब्लिश कर दिया था, एक स्तंभ को। ठीक है, विदिशा में, बेसनगर में, भीलसा में, विदिशा की एक जगह का नाम है बेसनगर, भीलसा, भीलसा में किया था। टू मार्क द वर्शिप ऑफ विष्णु, विष्णु की पूजा मार्क करने के लिए। ठीक है, विष्णु की पूजा के उपलक्ष्य में उसने विदिशा में, बेसनगर, भीलसा में एक वो कर दिया था, पिलर लगाया था। दिस पिलर केम टू बी नोन एज गरुड़ ध्वज। इस पिलर को गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है। इट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ वर्शिप। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह पहला पुरातात्विक प्रमाण है ऑफ वर्शिप ऑफ विष्णु इन इंडिया। भारत में विष्णु की पूजा का पहला पुरातात्विक प्रमाण इसको माना जाता है, इस पिलर को, जो हेलियोडोरस के द्वारा विदिशा में स्टेब्लिश किया गया था। इन 75 BC, 75 BC में, वसुदेव कन्वा किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा। वसुदेव कन्वा ने लास्ट जो अंतिम शासक जो था सुंगा डायनेस्टी का, उसने उसको मार दिया था। एंड इस्टेब्लिश्ड कानवा डायनेस्टी, और उसने कानवा डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी इन मगध एम्पायर में, विच वाज देयर फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो कानवा डायनेस्टी बहुत ही थोड़े समय के लिए रही थी। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने, देखो बताओ क्या क्या पढ़ा। सुंगा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी में हमने पढ़ा कि पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईस्वी में जो लास्ट मौर्यन रूलर था, उसको, उसकी हत्या कर दी थी और सुंगा डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी। और पुष्यमित्र सुंग जो था वो स्टोन सिंधु था। उसने क्या क्या किया था, बहुत से जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी उनको क्या कर दिया था, उनको नष्ट कर दिया था। उसके बाद पुष्यमित्र सुंग के बाद आया अग्निमित्र सुंग। ठीक है, अग्निमित्र सुंग जो था उसका जो लव अफेयर है, वो विदिशा की जो प्रिंसेस है मालविका, उसके साथ था। और इनके दोनों के बीच जो लव अफेयर है, वो कालिदास ने एक पुस्तक जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र, उसके अंदर क्या कर दिया था, वो लिख दिया था। इस समय जो हेड प्रिस्ट होता था इनका सुंगा डायनेस्टी में, वो पतंजलि होता था। और पतंजलि ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी योग सूत्रा, योग सूत्रा ने, इसने योगा फिलोसॉफी को शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ पतंजलि ने एक दूसरी और किताब भी लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य, विच वॉज बेसिकली अ कॉमेंट्री ऑन पाणिनीज अष्टाध्यायी। ठीक है, और इसके बाद अग्निमित्र सुंग के बाद एक और शासक आया था। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट रूलर? वसुमित्र सुंग। ठीक है, जो तीसरा शासक कौन था? वसुमित्र सुंग था। उसने क्या कर लिया था कि जो कुछ डिस्ट्रॉय किया गया था, उस जैसे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी, उनको फिर से उसने क्या कर दिया था, बना दिया था। ठीक है, वसुमित्र सुंग ने। और इस समय क्या था, इस समय एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस। उसके साथ साथ बहुत से फॉरेनर्स भी आए थे। ठीक है, तो हेलियोडोरस के साथ साथ जो भी फॉरेनर्स आए थे, वो वसुदेव कानवा के प्रभाव में आकर के उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। और इस समय जो हेलियोडोरस था, उसने विदिशा में, बेसनगर में, बिलसा में एक पिलर इरेक्ट कर दिया था। ठीक है, और वो जो पिलर था ना, वो पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसा है जिसमें विष्णु की पूजा होती थी। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स हमने पढ़ी थी। और ये जो पिलर था, ये गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता था। और जो 75 BC में वसुदेव कानवा था, उसने क्या कर दिया था, उसने आखिरी सुंगा रूलर को मार दिया था और कनवा डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी। हमने ये पढ़ा है इसके बारे में। सतवाहना डायनेस्टी के बारे में देखो, इनको आंध्र सातवाहना भी बोला जाता है, आंध्राज भी बोला जाता है, आंध्र प्रदेश के आसपास के एरिया में थे। सातवाहना ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड इन एंड अराउंड 200 BC।
सातवाहना का जो ओरिजिन है वो लगभग 200 BC के आसपास ट्रेस किया जाता है, बट दे केम टू बी प्रोमिनेंस इन फर्स्ट सेंचुरी एडी, लेकिन वे मतलब महत्वपूर्ण हो गए थे फर्स्ट सेंचुरी एडी में, पहली शताब्दी ईस्वी में। when they usurped द पावर फ्रॉम द कानवाद, जब उन्होंने कानवाद से पावर को यूजर्प कर लिया था, हथिया लिया था, ठीक है, पावर शक्ति हथिया ली थी। सातवाहनास वर नोन एज आंध्राज एंड आंध्र भारतीय, ठीक है, सातवाहना को आंध्रा के रूप में और आंध्र भारतीय के रूप में भी जाना जाता है। सिमुका इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सिमुका इस वंश का वास्तविक फाउंडर, संस्थापक माना जाता है। द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सातवाहनास इज द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट पुराना। इनका जो मुख्य सूचना का जो मुख्य स्रोत है वो जो हिंदू धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं पुराण, इनके मुख्य सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है इनको। एनी क्वेश्चन? गौतमीपुत्र सातकर्णी वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ही टुक द नेम ऑफ हिज मदर बिफोर हिज नेम। उसने अपने नाम से पहले अपनी माँ के नाम को लगाया हुआ था, विच सजेस्ट, जो सुझाता है दैट की सातवाहनाज वर मैट्रिलिनियल, के जो सातवाहनाज थे वो मैट्रिलिनियल थे, मैट्रियार्की था, उसमें मातृ सत्तात्मक समाज था। हिज मदर गौतमी बालाश्री, उसकी जो माता है गौतमी बालाश्री, रोट एन इंस्क्रिप्शन एट नासिक, उसने नासिक में एक अभिलेख को लिखवाया था, इन विच शी प्रोक्लेम्ड, जिसमें उसने प्रोक्लेम किया, घोषणा की, दैट की सातकर्णी वाज द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ द ब्राह्मण्स, की जो सातकर्णी था वो ब्राह्मण लोगों का एकमात्र संरक्षक था। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने सातवाहना डायनेस्टी में, बताओ। इनको आंध्र सातवाहनास भी बोला जाता है। ओरिजिनल फाउंडर इसको जो माना जाता है सिमुका को माना जाता है। 200 BC में आसपास इनके ओरिजिन को ट्रेस किया जाता है, लेकिन प्रोमिनेंस आए थे फर्स्ट एडी में आए थे। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था उसके, और वो अपनी माँ के नाम को यूज करता था। उसकी माँ का नाम गौतमी बालाश्री था, और उसके माँ के नाम को यूज करने से हमें पता चलता है कि जो ये था मैट्रिलिनियल होते थे। ठीक है, और उसकी मम्मी ने जो नासिक में एक अभिलेख लिखवाया था, जिस अभिलेख में उसने ये लिखा था कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो ब्राह्मण्स का, हिंदुओं का एकमात्र प्रोटेक्टर था। यहाँ तक हमने भी पढ़ा है। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातकर्णी वुमेन, सातकर्णी औरतों के समय, सातकर्णी के समय मतलब सातकर्णी का जब शासन काल था उसके दौरान वुमेन वर हाईली रिस्पेक्टेड, औरतों की काफी ज्यादा इज्जत मान सम्मान किया जाता था। एंड दे वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम, और उनको काफी ज्यादा आजादी भी दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एंड द इंटरकास्ट मैरिज वर नॉट फ्राउंड अपॉन। इंटरकास्ट मैरिज को भी फ्राउंड अपॉन नहीं किया जाता था। ठीक है, मतलब बुरी भावना से नहीं देखा जाता था। अलाउड टू वर्क आउटसाइड देयर हाउस, और जो औरतें थी उनको अनुमति दी जाती थी टू वर्क आउटसाइड देयर हाउस, वो अपने घर से बाहर जाकर के काम करें। आल्सो अलाउड टू सिक्योर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लिविंग, मतलब ये महिलाओं के पोजीशन के बारे में बताया गया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उस काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें, तो इसमें क्या बताया गया है कि महिलाएं अगर इंटरकास्ट मैरिज कर लेती थी तो फ्राउंड अपॉन नहीं किया जाता था। ठीक है, उनके साथ कोई नफरत वगैरह बुरी भावना से उनको नहीं देखा जाता था। उनको अनुमति थी कि वो घर से बाहर जाकर के भी काम कर सकती थी, और इसके साथ साथ उनको ये भी अनुमति थी कि वो अपना इंडिपेंडेंट लिविंग सोर्स को ढूंढ सकती थी। ठीक है, ये था। परहैप्स सातकर्णी वाज द फर्स्ट रूलर हु रिलीज्ड लेड कॉइन्स फॉर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। शायद सातकर्णी पहला ऐसा शासक था जिसने व्यापारिक लेन देन के लिए लेड कॉइन्स, शीशे के सिक्के जारी किए थे। याद रखना, ये शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ड्यूरिंग सातवाहनाज पीरियड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज। सातवाहना के शासनकाल के दौरान जो ब्राह्मण्स जो थे वो अपनी सेवा के बदले ब्राह्मणों को जमीन ग्रांट की जाती थी, भूमि अनुदान दिया जाता था। ब्राह्मणाज की सर्विसेज का मतलब ये है कि कोई हवन करवा दिया, यज्ञ करवा दिया, ठीक है, ब्राह्मणों को बुलाया गया, पूजा पाठ वगैरह करवा दी, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग देम मनी, तो उनको लैंड ग्रांट कर दी जाती थी कि ये भूमि का टुकड़ा है, आप इस टुकड़े पर फसल वगैरह उगाओ, अपना भरण पोषण करो, तो लैंड ग्रांट दी जाती थी उनको। ठीक है, ड्यूरिंग सातवाहनाज पीरियड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस। इट वाज फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट लैंड ग्रांट वाज गिवन टू समबॉडी फॉर द सर्विस। पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी सर्विस के बदले, ब्राह्मणों की सर्विस के बदले लैंड ग्रांट दी गई थी। मतलब भूमि अनुदान के रूप में
दिया जाने लगा था और भूमि अनुदान ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ था। ये याद रखना है कि ये सातवाहनाज के पीरियड में शुरू हुआ था। ठीक है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनाज, हाला, who was known for his patronage to architecture and literature। सातवाहना का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो हाला था, जो अपने वास्तुकला और साहित्य को संरक्षण के लिए जाना जाता था। मतलब वास्तुकला को और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था हाला ने। ही रोट ए वेरी फेमस लव पोइट्री गाथा सप्तशती इन प्राकृतिक लैंग्वेज। उसने प्राकृतिक भाषा में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम पोइट्री लिखी थी, कविता लिखी थी, जिसका नाम था गाथा सप्तशती। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया कई बार। गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई थी? हाला के द्वारा लिखी गई थी। ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पहले ये बताओ कि हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। गौतमीपुत्र सातकर्णी यहाँ तक हमने कर लिया था कि द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ हिंदूज। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि वो जो उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे उसने। ठीक है, महिलाओं की स्थिति के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, हाँ, क्या क्या पढ़ा था महिलाओं की स्थिति के बारे में? वो अगर निम्न जातियों में भी अगर वो शादी कर लेती थी तो उनको मीन्स द्वेष भाव से नहीं देखा जाता। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। और एक इसमें हाला में फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और था, लैंड ग्रांट शुरू हुई थी इस टाइम पे ब्राह्मणों को उनकी सर्विस के बजाय। और हमने फिर पढ़ा था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था सातवाहनाज का वो हाला था। उसने आर्किटेक्चर को और ये जो है लिटरेचर को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और उसने बहुत ही फेमस लव पोइट्री भी लिखी थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। वेन हिपालस मेंशन अबाउट द मॉनसून विंड्स इन 45 एडी। जब हिपालस ने 45 ईस्वी में मानसून पवनों के बारे में मेंशन किया, वर्णन किया, मानसून की खोज हिपालस के द्वारा की गई थी 45 एडी में। ठीक है, इट असर्ड इन न्यू एवेन्यूज फॉर ट्रेड। इसने ट्रेड के लिए नए नए स्थानों की शुरुआत कर दी थी। किंगडम्स फ्रॉम इंडिया स्टार्टेड ट्रेड विद अरेबियन नेशंस। भारत के जो किंगडम्स थे, राज्य जो थे, उन्होंने अरेबियन नेशंस से व्यापार शुरू कर दिया था। ग्रीक एंड रोमन वर्ल्ड एंड आल्सो साउथ एशिया। ग्रीक, रोमन संसार, रोमन साम्राज्य से और साउथ एशिया से भी उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था। कब करना शुरू कर दिया था? 45 एडी के बाद, जब हिपालस ने मॉनसून विंड्स के बारे में लिखा था। As far as the land route is concerned, there were two important land routes। जहाँ तक लैंड रूट्स की बात है, रास्ते की बात है, सड़कों की बात है, तो दो मुख्य मार्ग ऐसे बताए गए हैं। फर्स्ट वन है उत्तरापथ। इट वाज कनेक्टिंग द नॉर्थन मोस्ट पाकिस्तान टिल द प्लेस इन बांग्लादेश क्लोजर टू द वे ऑफ बंगाल। ठीक है, यह पाकिस्तान का जो उत्तरी भाग है वहां से लेकर के बांग्लादेश जो बिल्कुल बंगाल की खाड़ी तक है, इसको जोड़ता था। उत्तरापथ इसको बोला जाता था। ठीक है, कोसाम्बी वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस रूट। इस रूट का कोसाम्बी जो था सेंट्रल पॉइंट था। ठीक है, बीच में कोसाम्बी आता था, कोसाम्बी से होकर के उत्तरापथ जाता था। दूसरा था दक्षिणापथ। इट स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिगो कच्छ एंड कनेक्टेड पैथान एंड मुजीरी केरला। यह ब्रिगो कच्छ से शुरू होता था और पैथान और मुजीरी, ये पोर्ट है केरला में, इनको जोड़ता था वो। ये दक्षिणापथ था। ठीक है, और कोसाम्बी क्या था? सेंट्रल पॉइंट था। ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के दोनों तटों, उत्तरी तट और मतलब पश्चिमी और पूर्वी तट, दोनों तटों पर सम इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आल्सो इमर्ज। बहुत से कुछ मुख्य महत्वपूर्ण पोर्ट्स भी इमर्ज हो गए थे, सामने आए थे। विचार वो हैं ब्रिगु कच्छ इन गुजरात, जो ब्रिगु कच्छ था वो गुजरात में था। मुजरीन केरला में था। ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में था। और अरिकामेडु पुडुचेरी में था। ये बंदरगाह थे जो उभर करके सामने आए थे। दिस ऑल पोर्ट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड्स। ये जो सभी बंदरगाह थे ये आंतरिक और बाह्य व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। गिल्ड्स वर स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट वाज हेडेड बाय श्रेष्ठा। ठीक है, जो गिल्ड्स थे वो अभी भी कंटिन्यू थे। जो श्रेणियां थी व्यापारियों की, वो श्रेणियां अभी भी अपना काम जारी रखे हुए थी। और अब श्रेणियों को श्रेष्ठा के द्वारा हेड किया जाता था। श्रेष्ठा या ज्येष्ठा हमने पढ़ा था। ठीक है,
गुप्ता पीरियड, बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है सातवाहना की ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। पोस्ट मॉडर्न पीरियड का ही ट्रेड एंड कॉमर्स है ये, अलग से ये मत समझना कि सातवाहना का ट्रेड एंड कॉमर्स का है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का ही है। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा था। हिपालस ने 45 एडी में बताया था कि मानसून विंड्स है। मानसून विंड्स जब मेंशन कर दिया तो नए नए व्यापार के एवेन्यूज की खोज हुई। भारत ने अरेबियन किंगडम्स के साथ व्यापार शुरू करना करना शुरू कर दिया था, एज वेल एज जो एशिया है, साउथ एशिया, उसके साथ भी व्यापार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद और जहाँ तक लैंड रूट की बात आती है, दो प्रकार के लैंड रूट थे, दक्षिणापथ और उत्तरापथ था। उत्तरापथ जो था वो वेस्ट बंगाल में बंगाल की खाड़ी से लेकर के और पाकिस्तान का जो सबसे उत्तरी पार्ट है उसको जोड़ता था, और उसका जो सेंट्रल पॉइंट था वो कौशाम्बी था। ठीक है, और दूसरा जो था वो दक्षिणापथ था, जो बरीगुकुट से लेकर के केरला में मुजेरी तक जाता था। ठीक है, ये दो लैंड रूट बताए गए थे। और ठीक है, और रही दूसरी बात, भारत के दोनों तटों पर, जैसे पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह भी उभर करके सामने आए थे, जैसे तामरलिप्ति वेस्ट बंगाल में हो गया, मुजीरी केरला में हो गया, बरीगु कच्छ हो गया गुजरात में, और इकामेडू हो गया पुडुचेरी में। तो ये चार जो पोर्ट थे वो उभर करके सामने आए थे। नाउ वी विल सी गुप्ता पीरियड 230 एडी। 230 ईस्वी में गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ। दिस डायनेस्टी इमर्ज समवेयर अराउंड 230 एडी। ये जो वंश था वो लगभग 230 के आसपास उभर करके सामने आता है। एंड इट्स फाउंडर वाज श्री गुप्ता, और इसका जो फाउंडर था वो था श्री गुप्ता, हु वाज फॉलोड बाय घटोत्कचा, जिसके बाद घटोत्कच जो था वो शासक बना था। ठीक है, सातवाहना किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। रियल फाउंडर ऑफ सातवाहना वाज सिमुका, वेरी गुड। ठीक है, मतलब 230 एडी में उभर करके सामने आए थे, श्रीगुप्त के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी गुप्ता पीरियड की, और उसके बाद घटोत्कच शासक बना था। इन 319 एडी, 319 ईस्वी में चंद्रगुप्ता फर्स्ट कंसोलिडेटेड हिज रूल। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपना जो शासन था वो कंसोलिडेटेड कर लिया था इन नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, एंड एस्टैब्लिश सेंट्रल अथॉरिटी, और एक केंद्रीय अथॉरिटी की, केंद्रीय शासन की स्थापना कर दी थी। ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को समझा जाता है। ठीक है, वैसे इसकी स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आया था, घटोत्कच के बाद 319 एडी 319 एडी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो नॉर्थ इंडिया में अपने शासन को स्थापित कर लिया था, उसको मुख्य संस्थापक इस वंश का माना जाता, गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हम देखेंगे 319 से लेकर के 335 एडी तक आए थे वो, उनका शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त इनिशियली फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री एनेक्सेशन। चंद्रगुप्त ने शुरू में प्रारंभिक रूप में तो मिलिट्री एनेक्सेशन की पॉलिसी को फॉलो किया था। मिलिट्री एनेक्सेशन का मतलब ये है कि युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य को फैलाने की उसने कोशिश की। एंड डिफीटेड स्मॉल प्रिंसिपलिटीज, और छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको उसने हरा दिया था। लेटर ही स्टार्टेड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसके बाद उसने वैवाहिक संबंधों की नीति को अपना लिया था। वेयर बाई, जिसके द्वारा ही मैरिड कुमार देवी ऑफ लिच्छवी, उसने लिच्छवी की जो राजकुमारी है कुमार देवी, उसके साथ उसने शादी कर ली थी। टू सेलिब्रेट दिस मैरिज एज ए स्पेशल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन वाज मिंटेड। इस विवाह का उत्सव मनाने के लिए एक विशेष प्रकार के सोने के सिक्के को शुरू किया गया, मिंट किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द इमेज ऑफ द क्वीन वाज इम्प्रिंटेड ऑन द कॉइन। पहली बार रानी की जो इमेज थी वो सिक्के के ऊपर बनाई गई थी, अलोंग विद द किंग, राजा के साथ। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि राजा के साथ रानी की जो इमेज थी वो बनाई गई थी। ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द कॉइन, और कॉइन की रिवर्स साइड दूसरी तरफ वाज द इमेज ऑफ फीमेल डेटीज, वो देवियों की इमेजेस बनाई गई थी, लाइक लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती वर क्रिएटेड। ठीक है, जैसे कि लक्ष्मी की इमेज होगी, पार्वती की, दुर्गा की, सरस्वती की, वो बनाई गई थी। समझ गए, ये हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है। अब बताओ हम क्या पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य शुरू से ही देखते हैं हम। ठीक है, ये जो गुप्ता पीरियड है इसको शुरू शुरू से देखते हैं। 230 एडी के आसपास श्रीमुख वो जो श्रीगुप्त था उसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और श्रीगुप्त को फॉलो किया गया था घटोत्कच के द्वारा। ठीक है, रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट को समझा जाता है। 319 एडी में उसने अपने शासन को नॉर्थ इंडिया में क्या कर लिया था, कंसोलिडेटेड कर लिया था। ठीक है, रियल फाउंडर उसको इसलिए माना जाता था। और जो उसका जो शासनकाल था 390 से 335 एडी तक रहा था।
ठीक है। सबसे पहले तो उसने मिलिट्री एक्सेशन की पॉलिसी को अपनाया था। उसके बाद उसने मैट्रिमोनियल अलायंस की पॉलिसी को अपना लिया था, जिसके माध्यम से उसने लिच्छवी की जो राजकुमारी या कुमारी देवी उसके साथ शादी कर ली थी, और इस विवाह को सेलिब्रेट करने के स्पेशल काइंड के गोल्ड कॉइन को इशू किया गया था। ठीक है। और पहली बार जो सिक्के की एक तरफ तो राजा और रानी दोनों की फोटो को इम्प्रिंट किया गया था, तो जो दूसरी तरफ सिक्के के उस तरफ फीमेल डेटीज को बनाया गया था, जैसे कि दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी एटसेट्रा। ये हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा है। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए 335 to 375। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है समुद्रगुप्त, इस रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त। रामगुप्त इस उसका जो है ऐसा शासक है चंद्रगुप्त का, जिसके बारे में केवल सिक्कों के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी नहीं गई होगी। रामगुप्त की जानकारी हमें केवल और केवल सिक्कों के माध्यम से ही मिलती है। नो रिटन टेक्स्ट, नो इंस्क्रिप्शन, नो लिटरेरी टेक्स्ट। ठीक है, ओनली सिक्कों से। ठीक है। ये रामगुप्त नाम का भी कोई शासक है इसमें। ठीक है। समुद्रगुप्त वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्ताज। गुप्ता जो थे, गुप्तों के शासनकाल में समुद्रगुप्त सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर था, शक्तिशाली शासक था। हिज कोर्ट पोइट हरिसेन, उसके जो कोर्ट पोइट थे हरिसेना, रोट वेरी फेमस प्रयाग प्रशस्ति इन विच ही यूलोजाइज्ड समुद्रगुप्त। हरिसेन ने बहुत ही प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति को लिखा, जिसमें उसने समुद्रगुप्त को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया, उसकी प्रशंसा की हुई है समुद्रगुप्त की। इन विच एज पर हरिसेना समुद्रगुप्त नेवर फेस्ड एनी डिफीट। हरिसेन के अनुसार समुद्रगुप्त ने कभी भी डिफीट को सामना नहीं किया, कभी उसकी हार नहीं हुई। एंड वन मोर देन 100 बैटल्स, और उसने लगभग 100 से भी ज्यादा युद्धों को क्या किया है, जीता है। ये अतिशयोक्ति लग रहा है ऐसा। ठीक है। ही वॉज डीप बिलीवर ऑफ हिंदुइज्म, वह हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में उसकी बहुत गहरी आस्था थी। एंड ऑल्सो परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, और उसने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था। बट ही वॉज टॉलरेंट एंड अकोमोडेटिव, लेकिन वो टॉलरेंट थे, सहनकारी थे, मतलब सहनशील थे और अकोमोडेटिव थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ही नॉट ओनली ग्रांटेड द लैंड टू द श्रीलंकन रूलर मेघवर्मन, उसने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को न केवल जमीन दी, ठीक है, टू क्रिएट ए बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री क्रिएट करने के लिए इन बोधगया में, बट आल्सो फंडेड, बल्कि उसने फंड भी किया था इसको। जमीन भी दी थी, फंड भी किया था बुद्धिस्ट मोनास्ट्री उसमें बोधगया में क्रिएट करने के लिए। मतलब इससे कहा जा सकता है कि वो सभी धर्मों के प्रति सहनशील थे। ठीक है। स्टोन हिंदू नहीं थे कि हिंदू धर्म से वो। ठीक है। ही वाज आल्सो फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, उसने आर्ट एंड लिटरेचर का भी फॉन्ड था। इन सम ऑफ हिज गोल्ड कॉइन्स, इसके कुछ गोल्ड कॉइन्स में ही हैज बीन शोन प्लेइंग वीणा, उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। जो हुएनसांग था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। हरिसेन जो था कोर्ट पोइट था किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने समुद्रगुप्त के बारे में, सबसे पावरफुल रूलर था समुद्रगुप्त। ठीक है। और इसका जो कोर्ट पोइट था हरिसेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। प्रयाग प्रशस्ति में उसने इसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें बताई। उसने बताया कि उसने कभी हार का सामना नहीं किया था। ठीक है। उसने लगभग 100 युद्ध जीते थे। ठीक है। और वो टॉलरेंट भी था, अकोमोडेटिव भी था। फॉर एग्जाम्पल उसने श्रीलंका के राजा को जमीन भी दी, और जमीन देने के साथ साथ उसने फंडेड भी किया था बोध गया में एक मोनास्ट्री को बनाने के लिए। वो आर्ट एंड लिटरेचर के प्रति भी प्रेमी रहे थे। क्यों, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस डायनेस्टी गुप्ता पीरियड में। सबसे पहले 230 एडी में श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, गुप्ता डायनेस्टी की, और उसके बाद घटोत्कच शासक बना था। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट जो 319 एडी ठीक में आया था, उसने अपने शासन को कंसोलिडेटेड कर लिया था नॉर्थन इंडिया में, उसको रियल फाउंडर माना जाता है।
ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो उसने मिलिट्री एक्सेशन एनेक्सेशन की नीति को अपनाया था। उसके बाद उसने मैट्रिमोनियल अलायंस की नीति को अपना लिया था, जिसके माध्यम से उसने लिच्छवी की जो राजकुमारी कुमारदेवी उसके साथ शादी कर ली थी। इस विवाह का सेलिब्रेशन करने के लिए उन्होंने एक प्रकार के स्पेशल कोइन को इशू किया गया था, जिस कोइन के एक तरफ राजा और रानी की इमेज को प्रिंट किया गया था, तो दूसरी तरफ जो देवी हैं उनकी फोटो उतारी गई थी, जैसे कि लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा एटसेट्रा। उसके बाद आया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था इसका, ठीक है। और समुद्रगुप्त को जो कोर्ट पॉइंट है रिसेंट, उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति में उसने यूलोजाइज किया, उसने हार का सामना नहीं किया था, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सी चंद्रगुप्त सेकंड 385 बीसी टू 400। 385 बीसी नहीं है, एडी है। 385 ईस्वी से 415 ईस्वी तक, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड वाज कंसिडर्ड एज मोस्ट एनलाइटन रूलर ऑफ द गुप्तास। सबसे ज्यादा ज्ञानी शासक गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड को माना जाता है। ही इज नोन एज द विक्रमादित्य आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन। उसने राजगद्दी ग्रहण करने के साथ ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। उसको विक्रमादित्य के रूप में जाना जाने लगा था। ही इज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज टू वेरियस फेयर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। उसने वृद्धि के अलग अलग जो स्पेयर्स हैं उनको संरक्षण प्रदान किया था, जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर को संरक्षण प्रदान किया, मंदिर वास्तुकला को, रिलीजियस लिटरेचर को, धार्मिक साहित्य को संरक्षण प्रदान किया, साइंस विज्ञान को, मेटलर्जी धातु विज्ञान को, एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोलॉजी को, मैथमेटिक्स को, मेडिसिन, सर्जरी एटसेट्रा, इन सब को उसने संरक्षण प्रदान किया था। He maintained several luminaries in his court. उसने अपने कोर्ट में भी बहुत से दिग्गजों को मेंटेन करके रखा हुआ था। इसके कोर्ट में बहुत से विद्वान व्यक्ति थे, हुआर जो थे कौन कौन थे, कालिदास, ठीक है, अमर सिम्हा, धन्वंतरी और अहमहीर, ये इसके कोर्ट में रहते थे। विक्रमादित्य के कोर्ट में, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। गेव द क्लाउड फॉर्मेशन थ्योरी, वो राहमीर ने क्या दी थी? क्लाउड फॉर्मेशन थ्योरी दी थी वो राहमीर ने। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय द फर्स्ट चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर, पहला चीनी बौद्ध जो यात्री था फाहियान, केम टू इंडिया, वो भारत में आया था। किसके काल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के काल के दौरान आया था, ठीक है। इस हमने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड सबसे ज्यादा एनलाइटेंड था, ज्ञानी था, और राजगद्दी पर बैठने के साथ ही विक्रमादित्य के रूप में उसको जाना जाने लगा था, ठीक है। और इसने अपने कोर्ट में ल्यूमिनरीज को बनाए रखे हुआ था, ठीक है। और उसने बहुत से टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेरी टेक्स्ट हो गया, मेटलर्जी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनको संरक्षण प्रदान किया था। रिलीजियस टेक्स्ट को भी इसने संरक्षण प्रदान किया था। इसके शासनकाल के दौरान एक चीनी बौद्धिस्ट यात्री फाहियान इसके शासनकाल में आया था। फाहियान रोट ए बुक फू क्वो की, ठीक है। फाहियान ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम फूको की एक्सपीरियंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसका मीनिंग होता है एक्सपीरियंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, पश्चिमी संसार के साथ अनुभव। विच गिव्स वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट अबाउट गुप्ता पॉलिटी एंड सोसाइटी, जिसके बारे में गुप्ता राजनीति और समाज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी गई है, सूचना लिखी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुमार गुप्ता, इस समय जो कुमार गुप्त है, द सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जो चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था, वो वाज सो इन्फ्लुएंस्ड विद फाहियान, वो फाहियान से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, वो हो गया था, प्रभावित हो गया था, दैट ही डिसाइडेड टू क्रिएट द मॉडर्न यूनिवर्सिटी नालंदा फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए स्थापित करने का फैसला कर लिया था, ठीक है। द यूनिवर्सिटी हैड डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, लाइब्रेरी एटसेट्रा। इस यूनिवर्सिटी में डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, होटल्स होते थे, लाइब्रेरी होते थे, ठीक है। अलग अलग प्रकार के वो भी पढ़े जाते थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में कि तक्षशिला और नालंदा में सबसे ज्यादा मॉडर्न है, ये है, ऐसे ऐसे डिटेल्स वगैरह दे रखी। तो नालंदा के बारे में क्वेश्चन था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो प्राचीन काल में बनी थी, उसको आज के टाइम पर भी मतलब आधुनिक थी वो। लाइब्रेरी होती थी, अलग अलग विषयों में बताया जाता था, संगीत की अलग अलग एक्सपर्ट होते थे, अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। एक स्टोरी है, नालंदा को जला दिया गया था, और मुसलमान था वो, मुझे पता नहीं, शायद खिलजी था, खिलजी तो नहीं था शायद, हाँ खिलजी होगा, या बख्तियार, ऐसा कुछ था, बख्तियार खिलजी ऐसा कुछ था। उसने क्या कर दिया था कि उसको एक बीमारी हो गई थी,
ठीक नहीं हो रहा था, वो एक स्टोरी है ये। तो ठीक नहीं हो रहा था तो आसपास के मतलब उसके दरबार में जितने भी वैद्य थे, सारा सब कुछ मतलब पूरी कोशिश की, फिर भी नहीं ठीक हुआ। तो किसी ने उसको ये बताया कि आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल हैं वो आपको ठीक कर सकते हैं। तो वो उसने क्या किया, उसने उस प्रिंसिपल को मतलब उसके पास गया हो गए मिलने के लिए कि हाँ आप मेरे को ठीक करो, मेरे को ये बीमारी है। तो उसके बीमारी को उसने देख लिया। तो देख लिया तो पहचान लिया कि इसको ये बीमारी हुई है और इसी वजह से हुई है। तो उसने क्या किया कि इसको रोज है ना सांस के माध्यम से दवाई दी जाएगी। वो दवाई खानी नहीं है, निकलनी है, सांस के माध्यम से जानी चाहिए। ठीक है, फेफड़ों का रोग होगा या कुछ और होगा। तो उसने क्या किया, एक पुस्तक है कुरान, कुरान पुस्तक के पेज पर दवाई लगा दी ताकि, और उसने ये बोला कि इसको तुम रोज पढ़ोगे। जैसे ही वो पेज पलटता, वो दवाई सांस के माध्यम से उसके वो जाती, वो धीरे धीरे वो ठीक हो गया, वो पता चल गया। तो फिर उसने क्या किया कि जितने भी आसपास के वैद्य थे उनके पास इस बीमारी बीमारी का इलाज था नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी में था। फिर उसने ये सोचा कि नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म की है और बौद्ध धर्म इतना आगे बढ़ चुका है कि इतनी ज़्यादा इसके अंदर मतलब जो कुछ है, इसमें लगभग 90,000 किताबों को जला दिया उसने। कि उसने ये सोचा था कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, केवल मुस्लिम ही आगे जाने चाहिए। ठीक है, तो उस वजह से जला दिया था। इसमें लगभग 90 जो छात्र हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह जो कुछ, वो भी जल करके मर गए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी आज के टाइम पे ऐसे, इसकी एक छोटी सी क्लिप में दिखाऊंगा आपको, मेरे पास होगी वो। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्ता बिकेम द नेक्स्ट रूलर। इसके डेथ के बाद जो कुमारगुप्त था वो अगला रूलर बन गया था, शासक बन गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी क्रिएटेड बाय कुमारगुप्ता, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो कुमारगुप्त के द्वारा क्रिएट की गई थी, वाज फर्स्ट ट्रूली इंटरनेशनल मॉडर्न यूनिवर्सिटी। वो पहली ट्रूली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, मॉडर्न यूनिवर्सिटी। इन फैक्ट वास्तव में इट इज सेड दैट द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो वर्ल्ड में उस समय सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बड़ा विश्वविद्यालय था वो। ठीक है। स्कंदगुप्ता 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा था। आफ्टर द डेथ ऑफ कुमारगुप्ता, कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्ता बिकेम द नेक्स्ट रूलर। वो अगला शासक स्कंदगुप्ता बन गया था। ड्यूरिंग हिज टीनर, इसके शासनकाल के दौरान, बारबरिक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल इंडिया हुना, एक बहुत ही बर्बर कबीला जो सेंट्रल एशिया से आया जिसको हुना बोला जाता था, स्टार्टेड इन्वेडिंग गुप्ता टेरिटरी। उन्होंने गुप्ता की टेरिटरी को आक्रमण करना शुरू कर दिया था। हुनों का आक्रमण हुआ था उस टाइम पे। बट लेकिन दिस थ्रेट ऑफ हुनाज, हुनाज की जो थ्रेट थी, जो धमकी थी, जो खतरा था, वाज एलिमिनेटेड बाय स्कंदगुप्ता फॉर सम टाइम। कुछ समय की तक तो स्कंदगुप्त के द्वारा इस खतरे को दूर कर दिया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्ता, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुना रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स, रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को संगठित कर लिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ तोरामन, तोरामन के नेतृत्व में, एंड मिहिरकुल, तोरामन और मिहिरकुल के नेतृत्व में उन्होंने अपने आप को संगठित कर लिया था। एंड दे लूटेड द गुप्ता टेरिटरी, और उन्होंने गुप्ता टेरिटरी को क्या कर लिया था, लूट कर लिया था हमला करके। आफ्टर द हुनाज अटैक, हुना के अटैक के बाद द गुप्ता रूल वाज सो वीकन, गुप्ता का जो शासन था वो इतना कमजोर हो गया था दैट दे 500 बाई 550 एडी की 500 ईस्वी तक वो कंप्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया। वो भारत से पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो गए थे, खत्म हो गए थे। ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने एक बारे में, इसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा क्रिएट की गई, कुमारगुप्त के द्वारा। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी वो, और ऐसा भी माना जाता है कि वो सबसे बड़ी थी वर्ल्ड में। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था, बीमारी वगैरह हो गई थी, कहीं ठीक नहीं हो रही थी, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए उसने उसको जला दिया था। ठीक है। तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, जनरली बाकी तो आपने देख लिया। आगे देखो क्या है। उसके बाद क्या हो गया था कि जो जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त की डेथ के बाद स्कंदगुप्त शासक बन गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में उसने हुनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है। और बहुत ही बारबरिक ट्राइब आया था सेंट्रल एशिया से। ठीक है। कुछ समय तक तो स्कंदगुप्त ने इस जो खतरा था हुनों का वो दूर कर रखा था, लेकिन हुनों ने उसकी मृत्यु के बाद, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया था। मिहिर कुल और तोरामन के नेतृत्व में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, और हुनों की जो टेरिटरी थी उसको उन्होंने लूट लिया था। और 550 एडी तक लगभग ये जो गुप्तास थे वो
खत्म हो गए थे, कंप्लीटली डिसअपियर हो गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गुप्तास, गुप्ता के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उसको देखते हैं हम। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट एलेबोरेट एज मौर्यास। गुप्ता का जो शासनकाल था, प्रशासन जो था, प्रशासन तंत्र जो था वो इतना विस्तृत नहीं था जितना कि मौर्यों का था। कुमार अमात्याज वर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर्स। कुमार अमात्य जो होता था वो सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर होते थे। दे वर अपॉइंटेड इन द होम डिवीजन, वो अपने होम डिवीजन में ही अपॉइंटेड किए जाते थे, ठीक है, गृह विभाग में। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के लिए एंटायर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पूरी जो किंगडम थी वो 3 भागों में डिवाइड की गई थी। पहला था भुक्ति, हेडेड बाय उपारिका। भुक्ति को उपारी के द्वारा हेड किया जाता था। भुक्ति क्या होता था? प्रोविंस, PROVINC, ठीक है, एन नहीं लिखा इसमें, ये प्रांत होता था। भुक्ति, प्रांत को भुक्ति बोला जाता था, हेडेड बाय उपारिका, ठीक है। जिले को विषया बोला जाता था, हेडेड बाय विषयापति। और खंड को विथि बोला जाता था, हेडेड बाय विथिपति। समझ गए? द स्टैंप ऑफ द गुप्ता इंक्लूडेड द इमेज ऑफ गरुड़ा। गुप्ता की जो स्टैंप होती थी, उनका जो लोगो होता था, चिन्ह होता था, उसमें गरुड़ की इमेज होती थी। द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स वाज 1/6, ठीक है। जो टैक्स का नॉर्मल रेट होता था वो 1/6 होता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस का, ठीक है। जितना उत्पादन होता था उसका 1/6 नॉर्मल रेट टैक्स होता था। बट इन इमरजेंसी सिचुएशन, लेकिन आपातकालीन स्थिति में इट वाज इंक्रीज टू 1/4, इसे 1/4 कर दिया जा सकता था बढ़ा करके, ऑफ द प्रोड्यूस का। इट वाज आल्सो द नॉर्म, यह भी नॉर्म था, नियम था, दैट की व्हेनेवर द आर्मी वाज पासिंग थ्रू एनी विलेज, जब आर्मी किसी विलेज से गुजर रही होती थी और टाउन या किसी कस्बे से गुजर रही होती थी, द पीपल ऑफ द विलेज और टाउन नीड टू फीड द आर्मी। उस गांव के लोगों की और उस गांव कस्बे के लोगों की जिम्मेवारी होती थी कि वो आर्मी का भरण पोषण करते थे, भरपेट खिलाते थे उनको, ठीक है। विठी वाज विष्टि, विठी नहीं है, विठी तो उसको बोला जाता था ब्लॉक को, हेडेड बाय विठीपति, ठीक है। विष्टि है ये। विष्टि वाज ए काइंड ऑफ टैक्स, विष्टि एक प्रकार का टैक्स होता था इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, और यह फोर्स्ड लेबर में लिया जाता था, ठीक है, मजबूरन श्रम के रूप में लिया जाता था। इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टेरिटरी के सेंट्रल, केंद्रीय भाग में और पश्चिमी भाग में यह फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था, मतलब जब आपको काम करके आना पड़ता था, ठीक है, वो टैक्स होता था। द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट इंक्रीज, लैंड ग्रांट की जो प्रैक्टिस थी वो इंक्रीज हो गई थी अंडर द गुप्ताज के दौरान। सबसे पहले कब शुरू हुई थी लैंड ग्रांट? सातवाहनाज के काल में, ठीक है। ब्राह्मण्स को सर्विस के बदले दिया जाता था। लैंड ग्रांट, जो भूमि अनुदान की जो प्रक्रिया थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी गुप्ताज के अंडर में। नाउ नॉट ओनली ब्राह्मण्स बट आल्सो ऑफिसर्स वर पेड इन द फॉर्म ऑफ लैंड। अब न केवल ब्राह्मणों को बल्कि ऑफिसर्स को भी लैंड ग्रांट के रूप में पे किया जाता था, ठीक है, इन लिeu ऑफ द सर्विस के बदले। मतलब सेना को पैसे नहीं दिए जाते थे, सेना को ग्रांट दे दी जाती थी, ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट। अग्रहारा एंड ब्रह्मदेया वर द स्पेशल लैंड ग्रांट्स गिवन ओनली टू द ब्राह्मण्स। अग्रहारा और ब्रह्मदेया स्पेशल लैंड ग्रांट्स होती थी जो केवल ब्राह्मणों को ही दी जाती थी, अग्रहारा और ब्रह्मदेया। सोसाइटी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के दौरान सोसाइटी कैसी थी? अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा विस्तृत नहीं था जितना ज्यादा मौर्य काल में था। एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वेंशंस के लिए पूरे के पूरे किंगडम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। कौन से थे? प्रोविंस को भुक्ति कहा जाता था, ठीक है। और उसको प्रोविंस के बाद डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? विस कहा जाता था, ठीक है। और जिसको भुक्ति को हेड किया जाता उपारिका के द्वारा, ठीक है, विस को विस्पति के द्वारा। और जो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक को बोलते थे विठी, और विठी हेडेड बाय विठीपति। क्लियर? ठीक है, ये इसके बारे में कन्विंस के लिए बताया गया, ठीक है। सोसाइटी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड के दौरान सोसाइटी। द पोजिशन ऑफ वुमेन डिटेरिएटेड इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो औरतों की स्थिति थी वो खराब होती चली गई थी। बट देयर वाज सम एफर्ट्स फ्रॉम द गुप्ता साइड टू अपलिफ्ट द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। लेकिन गुप्ता शासकों के द्वारा ऐसे प्रयत्न किए गए थे कि जो औरतों की स्थिति है वो समाज में थोड़ी सी उभर करके आए, सामने ऊपर उठे। दे अलाउड वुमेन एंड शूद्रास टू लिसन एपिक्स एंड पुराणास। उसने शूद्रों को और औरतों को महाकाव्यों और पुराणों को सुनने की या पढ़ने की इजाजत दे दी थी। दो द लोअर कास्ट वुमेन वर अलाउड टू वर्क आउटसाइड। हालांकि जो लोअर कास्ट वुमेन थी
निम्न जाति की जो महिलाएं थी उन्हें बाहर काम करने की आज़ादी दी गई थी देयर हाउसेज अपने घरों से, बट अपर क्लास या कास्ट वुमेन वर नॉट अलाउड टू हैव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लिविंग। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उन्हें अपने आजीविका का एक स्वतंत्र स्रोत ढूंढने की अनुमति नहीं नहीं दी गई थी। दे डिड नॉट एंजॉय लैंड प्रॉपर्टीज राइट्स, उन्हें जमीन के संपत्ति का अधिकार नहीं था, बट दे एक्सरसाइज फुल राइट टू सेल और मॉर्टगेज द मूवेबल प्रॉपर्टी गिवन टू द गर्ल एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। लेकिन किसी लड़की को उसके शादी के समय जो प्रॉपर्टी दी जाती थी उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखने का और उसे बेचने का उसे पूरा पूरा अधिकार होता था, दहेज में जो कुछ भी मिलता था। दिस वेल्थ वाज पॉपुलरली नोन एज स्त्री धन। इस वेल्थ को, संपत्ति को, जो मूवेबल प्रॉपर्टी शादी के समय दी जाती थी, इसको स्त्री धन बोला जाता था। ठीक है, स्त्री धन कॉन्सेप्ट वाज इलेबोरेटेड बाय फेमस लॉ गिवर कात्यायन। जो स्त्री धन है इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा विस्तार दे दिया गया था जो प्रसिद्ध लॉ गिवर हैं, ठीक है, कात्यायन, ठीक है, उसके द्वारा, कात्यायन के द्वारा स्त्री धन के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इलेबोरेट किया गया था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द वुमेन इंक्रीज्ड एंड आल्सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, इस समय जो वेश्यावृत्ति है वो और जो स्टीरियोटाइपिंग है वुमेन के बारे में, जो स्टीरियोटाइपिंग है वो भी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, बढ़ गई थी। स्टीरियोटाइपिंग क्या है? व्हाट डू मीन बाय स्टीरियोटाइपिंग? एक अवधारणा, हाँ, एक अवधारणा जो मीन्स ये कि जैसे लड़कियों के बारे में बना ली जाती है, पर्दा प्रथा कि ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। हाँ, स्टीरियोटाइपिंग एक ऐसी अवधारणा होती है जो हम किसी के बारे में बना लेते बना हैं। लेते हैं। ठीक है, अवधारणा जैसे कि घर का काम महिलाएं ही करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे, खाना केवल महिलाएं ही बनाएंगी, पुरुष नहीं बनाएंगे, ये स्टीरियोटाइप है। महिलाओं को पुरुषों के मामले में कमजोर समझा जाता है, ये स्टीरियोटाइपिंग है। तो ऐसे ऐसी अवधारणाएं मजबूत होने लगी थी इस समय। ठीक, आगे देखो क्या है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज ऑफ द अनटचेबल्स चंडाला। ठीक है, इस समय जो अछूत लोग हैं उनकी काफी ज्यादा वृद्धि हो गई थी, जिन्हें चंडाल कहा जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू लिव इनसाइड विलेज और टाउन, उन्हें विलेज के अंदर या कस्बे के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक है, बट ऑन द पेरिफेरीज और ग्रेव यार्ड्स, या तो बल्कि उनको गांव से बाहर या कब्रिस्तान में रहने की अनुमति दी जाती थी। सेवरल डिसएबिलिटीज वर इम्पोज ऑन चंडालाज, चंडालों के ऊपर बहुत सारी अयोग्यताएं भी थोप दी गई थी। जैसे कि वेनेवर दे वर एंटरिंग इनसाइड द विलेजेस, जब वो कभी गांव में आ रहे होते थे या गांव में आना होता था उनका, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लोविंग हॉर्न और बीटिंग ड्रम, हॉर्न को और ड्रम को बीट करते हुए उनको आना पड़ता था, मतलब अपने आगमन की सूचना उनको देनी पड़ती थी। ये डिसेबिलिटीज उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग गुप्ताज, गुप्ताज के दौरान रिलीजियस प्रैक्टिस, इससे पहले हम रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में पढ़े तो हम उसके सोसाइटी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या था सोसाइटी में। लेकिन एक तो महिलाओं की स्थिति हाँ, खराब हो गई वो खराब होना शुरू हो गई थी, लेकिन गुप्ता साइड से थोड़ी बहुत प्रयत्न किया गया कि महिलाओं की जो स्थिति है उभर करके और थोड़ी सी विकास हो उनके बारे में। फॉर एग्जांपल उन्होंने महिलाओं को और शूद्रों को जो एपिक्स हैं और जो पुराणाज हैं उनको सुनने की इजाज़त दे दी गई थी। ठीक है, हालांकि जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं उनको घर से बाहर करने की, काम करने की अनुमति थी, लेकिन जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं उनको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लिविंग की अलाउ नहीं किया गया था। और बताओ। है। एक उसमें स्त्री धन हाँ, का, स्त्री धन का कॉन्सेप्ट जो था कात्यायन के द्वारा एलेबोरेटेड किया गया था। स्त्री धन में क्या होता था कि एक जो औरत होती थी, उस औरत की या उस लड़की की शादी के समय उसको जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती थी उसको मोर्टगेज करने का और बेचने का उसको पूरा पूरा अधिकार होता था। कात्यायन के द्वारा इसको स्टेब्लिश कर दिया गया था और ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया गया था। और बताओ। स्टीरियोटाइपिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, और एक जो अनटचेबल है, छुआछूत की धारणा भी विकसित हो गई थी। उनको चंडाल बोला जाता था और उनकी काफ़ी संख्या में वृद्धि हो गई थी। चंडालों को विलेज में, टाउन में रहने की अनुमति नहीं थी, गांव से बाहर, कस्बे से बाहर या उनको कब्रिस्तान में रहने की अनुमति होती थी और बहुत सारी योग्यताएं भी उनके ऊपर सौंप दी गई थी। जैसे कि जब भी उनको विलेज में आना होता था या कुछ और करना होता था तो वो ड्रम पीटते हुए आते थे, अपने आगमन की सूचना देते हुए आते थे। ठीक है,
तो लेट्स सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द गुप्ताज के दौरान रिलीजियस प्रैक्टिसेस कौन सी थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदेवता, ठीक है, त्रिदेवता की अवधारणा वाज कंसोलिडेटेड, वो मजबूत हुई बाय द पोस्ट मॉरियन पीरियड, पोस्ट मॉरियन पीरियड के द्वारा त्रिदेवता की अवधारणा को मजबूती प्रदान की गई थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदेवी वाज कंसोलिडेटेड, और इसी समय, ठीक है, वो त्रिदेवी की भी जो धारणा थी वो क्या हो गई थी? कंसोलिडेटेड, मजबूत हो गई थी, विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थी, क्या शामिल थी? सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। त्रिदेवी की धारणा क्या हो गई थी? मजबूत हो गई थी। दिस फीमेल डेटीज वर कंसिडर्ड एज कंसोर्ट्स ऑफ शक्ति, ठीक है, इन तीनों देवियों को शक्ति का कंसोर्ट्स समझा जाता था, दुर्गा का रूप समझा जाता था इन दोनों देवियों को। टेम्पल आर्किटेक्चर आल्सो बिगिन अंडर द गुप्ताज के दौरान टेम्पल आर्किटेक्चर भी शुरू हो गया था। मेजोरिटी ऑफ द हिंदू लिटरेचर विच इंक्लूड्स पुराना, रामायण, महाभारत, भगवत गीता वर कंपाइल्ड इन संस्कृत। इस काल के दौरान जो हिंदू साहित्य है, हिंदू धर्म के जो साहित्य हैं जिसमें पुराण शामिल है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता है, वो भी इस समय कंपाइल्ड की गई थी, उनकी रचना की गई थी। वैशेषिका फिलोसॉफी आल्सो अपीयर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय वैशेषिका फिलोसॉफी जो है वो भी उभर करके सामने आई थी। तो ये थी रिलीजियस प्रैक्टिसेस गुप्ता के दौरान थी। संगम पीरियड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन?